चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो शेयर लेकर आया हूँ स्पाइस जेट का। हालांकि मैंने पिछले महीने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, लेकिन अभी भी क्या इसमें कुछ अच्छी खबर बन के आ रही है। मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में बताया है कि जब भी किसी शेयर को चढ़ाना होता तो उसमें अच्छी अच्छी खबरें शुरू हो जाती है। तो हम देखेंगे कि जो इसमें अच्छी खबरें है तो क्या उन खबरों का इफेक्ट क्या पड़ेगा, क्या वाकई वो खबर अच्छी है, उनमें दम है या नहीं है। क्योंकि इसी से पता लगेगा जो शेयर अभी जो मिल रहा है आपको करीब 67 रुपये मिल रहा शेयर, तो आगे कहाँ तक जा सकता या वापस यहाँ से नीचे गिरेगा, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। वीडियो पूरा देखना। पहले हम जानते हैं इसकी कि जो इसमें अच्छी खबरें क्या है। तो एक खबर तो इसमें ये आई थी कि इन्होंने 3,000 करोड़ रुपये QIP के जरिए जुटाई है। इसके अंदर गोल्डमैन सैक्स है, मॉर्गन स्टैनली और टाटा जैसे इन्वेस्टरों ने पैसे लगाए हैं और करीब 3,000 करोड़ रुपये उनको मिलेंगे। एक अच्छी खबर ये है, किसी भी कंपनी इतना बड़ा फंड अगर जुटा लेती है कंपनी, निश्चित है कि उसका फ़ायदा कंपनी को मिलता ही मिलता है। दूसरी एक खबर इसके अंदर आई थी कि विमान पट्टे पर देने वालों के साथ इनका जो BBM के साथ जो एक इंजन के लीज पर लेने के जो फाइनेंस वगैरह जो मामला था, पहले बहुत पुराना मामला था उसके अंदर, कि जो कंपनियां जो इनको विमान वगैरह लीज पर देती है ना जो स्पाइस जेट को, तो उसमें क्या था कि इनका कोई पैसे बाकी था, पुराना पैसा बाकी था। इस कारण वो लोग इनमें सर्विस नहीं दे रहे थे, मतलब इंजन वगैरह के वो जो देना चाहिए वो नहीं दे रहे थे क्योंकि काफ़ी पैसा बाकी था। तो वो करीब 1100 करोड़ का जो मामला था वो इनका सुलझ गया। इससे क्या हुआ कि जो इनके जो स्पाइस जेट के कई विमान के अभी बेड़े में खड़े हैं, मतलब जो पोर्ट पर खड़े हैं, जिनमें कुछ मतलब इंजन की दिक्कत है, कुछ किसी में किसी प्रकार की दिक्कत है, तो अब वो ठीक हो जाएंगे और वापस उनको संचालन में ले लिया जाएगा। और अपने बेड़े में तीसरी खबर है कि अपने बेड़े में ये 10 नए विमान शामिल करेंगे। यानी कि ये कंपनी क्या है कि अब एक विमानन क्षेत्र में एक तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रही है, ये जरूर ध्यान रखना। एक और इसमें खबर है, वो खबर कोई खास नहीं, लेकिन ये कि इन्होंने कंपनी ने कर्जा कम किया है। लेकिन कर्जा कम करने के साथ साथ इन्होंने किया है कि कुछ होल्डिंग भी अपनी बेची है। जरूर ये ध्यान रखना कि कुछ ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव क्या, ये बता देता हूँ कि इनको कि जो ब्याज कवरेज बहुत कम है, अनुपात बहुत कम है। होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर ने कम की, करीब 19% होल्डिंग प्रमोटर ने बेची है। अब इनके पास 29% होल्डिंग रह गई है खाली। ये जरूर एक नेगेटिव पक्ष बनता है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं। बेच के मतलब अभी जो इन्होंने जो QIP के जरूर जो पैसा जुटा रहे हैं ना, वहाँ पर भी उनको शेयर अलॉट करेंगे, तो उसी से क्या है कि इनके जो 19% होल्डिंग कम हो गई है। ये नेगेटिव पक्ष है। शेयर से ग्रोथ इनकी -5% की रह गई है। ये भी थोड़ा सा नेगेटिव पर बनता है इसमें। और इनकी जो इनकम में जो 100 करोड़, उसमें 1152 करोड़ रुपये एक अन्य आय शामिल है। तो कुछ ये नेगेटिव पक्ष, इनको जरूर ध्यान रखना चाहिए अपने को। तो करंट प्राइस पहले थोड़ा डेटा बताते हैं। करंट प्राइस इसकी है 67 रुपये 29 पैसे इसकी करंट प्राइस है। मार्केट कैप इसका 4,603 करोड़ का है, लेकिन अब मार्केट कैप इनका बढ़कर 8,624 करोड़ का हो जाएगा, क्योंकि इनको 3,000 करोड़ रुपये वहाँ से मिलेंगे जो कि QIP के जरिए जो, और 1100 करोड़ रुपये दूसरा मामला, तो करीब 8,624 करोड़ के आसपास मार्केट कैप इनका हो चुका है। एक साल का हाई देखेंगे तो वो रहा है 79 रुपीज़ का हाई रहा है इसका, मतलब करीब करीब 80 रुपये का हाई रहा है इनका एक साल का। और लो रहा है इनका 34 रुपये का। बहुत कम, मतलब कह सकते हैं कि लगभग डबल के आसपास है अभी। तो ये जरूर एक ध्यान रखना इसके अंदर कि एक साल में इनका लो बहुत खतरनाक रहा है। इसका अगर हम लाइफ टाइम का हाई देखेंगे इसके अंदर, तो लाइफ टाइम का हाई मिलेगा आपको 156 रुपये का हाई मिलेगा लाइफ टाइम का, 156-57 रुपये का। और 1 रुपये का लो भी रहा है इसका। ये जरूर ध्यान रखना कि पूरी लाइफ टाइम में 1 रुपये तक का शेयर रहा है और 156-57 रुपये का इसका हाई भी रहा है। इस कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड बोनस वगैरह कुछ भी नहीं दिए है। डिविडेंड बहुत पहले दिया होगा, लेकिन ये जो अभी लेटेस्ट इनका नहीं है, डिविडेंड बोनस की हिस्ट्री नहीं है इनकी। 2019 के आसपास को डिविडेंड दिया होगा थोड़ा बहुत। शेयर स्प्लिट भी नहीं हुआ। फेस वैल्यू भी इसकी 10 रुपये फेस वैल्यू है, ये ध्यान रखना है इसमें। और इसका जो ROC है बहुत कम, ROC इसका है 1.69 का है, बहुत कम है इसका। बुक वैल्यू इसकी है -36 रुपये बुक वैल्यू, ये भी खतरनाक है, बेकार है, मतलब अच्छी नहीं कह सकते इसको। ROE इसका 0 है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये और सेक्टर पी इसका 22 रुपये 39 पैसे का सेक्टर पी है। EPS इनका है -6.39 का EPS है। मतलब यहाँ पर चाहे ROE देखो, ROC देखो, चाहे EPS देखो, ये सब यानी कि
माइनस में जा रहे हैं, बुक वैल्यू भी माइनस में, तो ये थोड़ा नेगेटिव बनाता है। मैंने कहा ना कि अच्छी खबर के साथ नहीं दौड़ना चाहिए, कंपनी को और चीज़ भी देखना चाहिए कि कंपनी में दूसरी चीज़ कौन सी अच्छी है। यहाँ पर अभी तक मैंने जो भी बताया उसके अंदर जो अच्छी खबरों के मुकाबले नेगेटिव खबरें यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे। तो आपको क्या नज़र आ रही है ज़रूर आप बताना मुझे। और इसका जो CAGR है 10 साल का 16% का रहा है और 5 साल का 11% का CAGR। सेल्स ग्रोथ इनकी 10 साल में 1% और 5 साल में -5% होगी, यानी कि जो सेल्स ग्रोथ 1% थी वो भी माइनस में चलेगी इनकी, -5%। और इसका प्रॉफिट ग्रोथ है 10 साल में 5% था, अब 5 साल में -16% का होगा प्रॉफिट ग्रोथ भी, ये भी नेगेटिव है। लाभांश 0 है, ये जरूर एक नेगेटिव खबरें बनाती है। इसको अंदर नेगेटिव ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे, पॉजिटिव इतना नज़र नहीं आ रहा है इसके अंदर। होल्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग 29.2% की होल्डिंग है। मार्च 2024 में इनके पास थी 48.27% की होल्डिंग हुआ करती थी मार्च 2024 में, ये होल्डिंग इनकी कम हो गई है। और जून 2024 में 47.67% होल्डिंग थी, और यहाँ पर क्या हो गया अब 29% होल्डिंग रह गई, यानी कि प्रमोटर ने अपना काफ़ी शेयर बेचे हैं। केवल मार्च, जून और सितंबर 3 महीने में देखो इनकी होल्डिंग ज़बरदस्त कम हो गई है। लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान रखना है कि प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 29.13% होल्डिंग है, उसमें से प्रमोटर ने करीब आधी यानी कि 52% होल्डिंग प्रमोटर ने गिरवी रखी हुई है। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पक्ष है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग गिरवी रखी। मार्च 2024 में विदेशियों के पास 1.73% होल्डिंग थी मार्च 2024 में, और जून 2024 में 1.81 की थी होल्डिंग। लेकिन अब देखो 25.12% यानी कि मोटा मोटा 25% होल्डिंग विदेशी की हो गई है। प्रमोटर की कम है और विदेशी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ गई है, ये जरूर ध्यान रखना। विदेशी होल्डिंग अच्छी भी होती है, कभी कभी बुरी भी होती है, दोनों चीज़ होती है उसमें। एकदम वो थोक में बेचते भी है, थोक में खरीदते भी है विदेशी लोग। यहाँ पर अभी 25% होल्डिंग है, थोड़ा सा अच्छा कह सकते हैं इसको तो। लेकिन यहाँ पर DIS की होल्डिंग बढ़ाई है, ये अच्छी बात है कि मार्च 2024 में 5.30% होल्डिंग थी मार्च 2024 में, और जून 2024 में 5% होल्डिंग थी, और अभी सितंबर 2024 में इनकी 13.94% यानी कि 14% होल्डिंग हो चुकी DIS की। ये अच्छी बात है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर अपने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, मतलब इसमें कुछ अच्छा चीज़ नज़र आ रही है कि दो चीज़ की वजह से पता है कि प्रमोटर की होल्डिंग कम है, तो वो तो उन्होंने अपने QI पे जरूर शेयर बेचकर पैसा उठाया, तो वो तो कम होना ही थी वहाँ पर। लेकिन विदेशी और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, ये कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट बन जाता है, अच्छी बात है ये। पब्लिक के पास यहाँ पर होल्डिंग है, पहले मार्च 2024 में 44.71% होल्डिंग थी, जून 2024 में 45.48%, और सितंबर 2024 हाँ ये नेगेटिव है कि यहाँ पर पब्लिक ने अपनी होल्डिंग ज़बरदस्त करीब 15% होल्डिंग पब्लिक ने कम की। 31.80% की होल्डिंग है पब्लिक के पास। 31-32% होल्डिंग मान सकते हैं मोटा मोटा, तो 45% से घटाकर 32% पे ले आई पब्लिक ने यहाँ पर शेयर बेचे हैं। पब्लिक के इसमें मतलब ज़्यादा बुलिश नहीं है पब्लिक। रेवेन्यू की बात करेंगे इनको, तो रेवेन्यू में जो आप देखो कि ज़बरदस्त इनकी गिरावट आ रही है। 2020 में इनकी जो रेवेन्यू था वो 12,374 करोड़ का हुआ करता 2020 में, और 2024 में 7,085 करोड़ का हो गया, यानी करीब करीब 5,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू कम हो गया इनके 5 साल के अंदर। इतना रेवेन्यू सालाना रेवेन्यू गिराई है, सालाना रेवेन्यू 5,000 करोड़ रुपये कम हो गया, ये जरूर नुकसान मतलब नेगेटिव है। डेप्ट इक्विटी इनकी ये जरूर कि कंपनी ने अच्छी बात है, कंपनी ने कर्जा कम किया। अब इनका जो डेप्ट इक्विटी रेशियो इनका 0.22 का है, तो कह सकते हैं कि कंपनी एक तरह से कर्ज मुक्त है। तो मतलब पूंजी इनके पास है 783 करोड़ की शेयर पूंजी है। रिजर्व इनके पास माइनस में, रिजर्व 3,608 करोड़ का माइनस में चल रहा है, ये बहुत बड़ा नेगेटिव है। कर्जा इनको देना है 5,376 करोड़ का कर्जा देना है, ये जरूर देखना है कि कर्ज कंपनी के ऊपर अब बढ़ गया है। अन्य देनदारियाँ 6,406 करोड़ के अन्य देनदारियाँ है। टोटल देखा जाए तो 8,957 करोड़ बैठता है, और इसके अंदर देखा जाए तो ये मालिक का पैसा भी इसके अंदर लगा होता है। अचल संपत्ति इनके पास है करीब 2,536 करोड़ की अचल संपत्ति है। इस कंपनी की जो स्थापना की थी अजय सिंह ने इसकी स्थापना की थी 2005 में। 2005 में स्थापना करने के बाद में से ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुई, और उसके बाद में कंपनी देखा जाए तो अपने जो बिजनेस के रूप में देखा जाए तो कंपनी बिजनेस में इतना कोई खास नहीं कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का जो क्वार्टरली देखो या सालाना देखो,
जो रेवेन्यू कोई खास नहीं आ रहा, कंपनी कमा भी नहीं रही ज़्यादा। तो पहले हम देख लेते हैं इसका क्वार्टरली रेवेन्यू, सितंबर 2023, दिसंबर 2023, मार्च 2024 और जून 2024। ये 4 क्वार्टर का रिजल्ट देखते हैं। तो सितंबर 2024 में इनको 1425 करोड़ का रेवेन्यू आया, खर्चा हुआ था 1856 करोड़। लेकिन सबसे बुरी बात है कि कुछ 432 करोड़ का नुकसान हुआ था सितंबर 2023 में। दिसंबर 2023 में इनको 1904 करोड़ का रेवेन्यू आया, 2142 करोड़ रुपये खर्चा और नुकसान हुआ, 301 करोड़ रुपये माइनस, यानी 301 करोड़ का नुकसान हुआ। यानी कि सितंबर क्वार्टर में भी नुकसान, दिसंबर क्वार्टर में भी नुकसान। मार्च 2024 में 1719 करोड़ का रेवेन्यू आया, 1964 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 119 करोड़ रुपये उन्होंने पहली बार कमाए यहाँ पर। अच्छी बात है कि मार्च 2024 में उन्होंने 119 करोड़ रुपये प्रॉफिट में, यानी कि जो पहले जो 2 क्वार्टर में इनको जो नुकसान जा रहा था 300 करोड़ का और 432 करोड़, यहाँ तक कंपनी प्रॉफिट में आ गई 119 करोड़ का। जून 2024 में 1696 करोड़ का रेवेन्यू आया, 1661 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 150 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। यानी कि मार्च और जून दोनों क्वार्टर में कंपनी ने कुछ पैसा कमाया है। ये अच्छी बात है यहाँ पर कि कंपनी अब ये अपने जो घाटे से उभर रही है और अब प्रॉफिट में आ गई है। लेकिन सालाना रेवेन्यू आपको चौंका देगा। सालाना रेवेन्यू देखो कि 2022, 2023 और 2024 और TTM। तो 2022 में इनको आया था 6557 करोड़ का रेवेन्यू आया, 7480 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 1725 करोड़ का घाटा गया था 2022 में। ये कोरोना का दौर था, उस समय सारी लाइनें बंद थी तो घाटा ज़बरदस्त था, 1725 करोड़ घाटा गया। 2023 में 8869 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 9892 करोड़ रुपये खर्चा भी हुआ था और 1503 करोड़ रुपये का इनको नुकसान हुआ। 2023 में भी नुकसान हुआ, ये जरूर ध्यान रखना। अब 2024 देखते हैं तो 2024 में इनका रेवेन्यू 7050 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 7692 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ और नुकसान कितना हुआ 409 करोड़ का। यानी कि 2024 में भी कंपनी को 409 करोड़ का घाटा गया है। तीनों ही साल 2022, 23, 24 कंपनी घाटा 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 दर्ज करे, लेकिन घाटा यहाँ पर कंपनी का 1725 करोड़ से घटते घटते 409 करोड़ पा गया। कंपनी ने अपना घाटा कम किया सालाना इसमें, ये जरूर ध्यान रखना कि कंपनी सालाना उसमें घाटा कम करे और क्वार्टरली में प्रॉफिट में आ गई है। TTM इसका देखेंगे तो 6744 करोड़ TTM है, मतलब रेवेन्यू इनका जो आया है, और 7624 करोड़ रुपये खर्चा हुआ है और 464 करोड़ रुपये का घाटा गया है। यानी कि कंपनी का सालाना प्रदर्शन कोई इतना अच्छा खास नहीं है, क्वार्टरली में थोड़ा ज़रूर सुधार हो रहा कंपनी को। तो ये जरूर देखना चाहिए कि जो एविएशन क्षेत्र जो कंपनियां हैं ना, इनके खर्चे बहुत होते हैं और खर्चे होने के बाद में क्या होता है कि विमान के साथ तो लगभग सारी कंपनी क्या करती है कि कुछ विमान इनके खुद के होते हैं, बाकी सारे विमान ये लीज पर लेते हैं। जब लीज पर कोई कंपनी विमान लेती है तो उसमें क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है उनके साथ में कि जितने भी साल वो लीज पर विमान रहेंगे तो जो कंपनी इनको विमान देती है तो उनकी जो भी इंजन की मरम्मत वो करना, मेंटेनेंस करना, उसका रख रखाव करना, सारी जिम्मेदारी वो कंपनी लेती है जो इनको लीज पर देती है। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी क्या होता है कि जो इनको लीज पे जो पैसा देना होता है कंपनियों को, तो वो पैसा अगर टाइम पर नहीं मिलता है उस कंपनी को, यानी कि स्पाइस जेट ने जो विमान लीज पर लिए है तो लीज का जो किराया बनता है वो किराया का टाइम पर नहीं देता तो वो कंपनी क्या करती है कि इनको सर्विस देना बंद कर देती है। सर्विस कैसे कि इंजन की मरम्मत करना है, उसके फैन वगैरह, उसके अंदर की मेंटेनेंस करना, उसकी सारी जो मतलब ओवर ऑयलिंग हो जो भी करना होता काम होता, मशीनरी चीज़ है, लोगों की जान खत्म होती है तो उसको हर महीने 15 दिन में उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है और वो बहुत खर्चीला काम होता है, बहुत महंगा होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर ये कंपनी उनको लीज का पैसा किराया नहीं दे पाती है तो वो क्या करते हैं कि सर्विस देना बंद कर देते हैं। और सर्विस देना बंद कर देते क्या होता है कि इनको विमान चलाने के लिए जो विमान मंत्रालय जो एयरपोर्ट वगैरह है, ऐसे विमान को संचालन से बाहर कर देते हैं, यानी कि उनको उड़ाने की इजाज़त नहीं देते हैं। तो वो विमान वहीं यार्ड में पड़े रहते, जहाँ पर मतलब जो गोडाउन होता है वहाँ पर पड़े रहते, वहीं बड़े बड़े जंग खाते हैं। तो इनके भी क्या होता है, कई विमान मतलब ऐसे पड़े हुए हैं जगह जगह पड़े हुए हैं जो कि बिना मरम्मत के कारण उनको संचालन बंद है। तब ये क्या कर रहे हैं कि अब उन्हीं विमानों को वापस उनकी जो कंपनी जिस कंपनी से लीज पे लिया था उससे इनका जो 1100 करोड़ का था कुछ जो मामला था, तो मामला इनका सुलझ गया है। तब वो कंपनियां जिन्होंने विमान लीज पर दिए थे वो वापस उनकी मरम्मत करके ठीक करके दे रहे थे, वो वापस वो विमान संचालन में शुरू हो जाएंगे, तो इससे कंपनी की
आय बढ़ेगी। जो विमान संचालन करने लायक नहीं होंगे उनको उनको विमान को कंपनियां वापस ले जाएगी। जो भी करती है वो अलग बात है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि भाड़े पर विमान लेना बहुत खर्चीला काम है। और साथ ही साथ क्या है कि जब तक किराया नहीं आता, जब तक अच्छा पैसा नहीं आता, और क्या कि यहाँ पर प्राइस बार भी बहुत ज़्यादा चलता है अपने यहाँ पर। आपने देखा होगा कि कई कंपनियाँ ज़बरदस्त डिस्काउंट देती है, रेट कम कर देती है। जो कंपनियाँ प्रॉफिट में होती है वो अपने जो यात्री होते हैं उनको कई सुविधा देती है। तो वहाँ पर सुविधा देने वगैरह में क्या होता है, इनको काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा इनको कई बार मामले बन जाते हैं, यात्रियों को सुविधा नहीं मिलती है, विमान को वहीं रोक दिया जाता है या ख़राब हो जाते हैं। ये थोड़ा सा स्पाइसजेट के साथ ये शुरू से एक नेगेटिव पक्ष रहा है कि इनके विमान उड़ते कम है, वहाँ पर पड़े ज़्यादा रहते हैं, ज़मीन पर ज़्यादा रहते हैं, आसमान में कम नज़र आते हैं। ये थोड़ा नेगेटिव पक्ष जरूर ध्यान रखना है कि कंपनी के अच्छी खबर तो आई, लेकिन जो नेगेटिव खबर अभी तक दूर नहीं हुई है। तो 2-3 अच्छी खबर से अपनी ये नहीं मानना चाहिए कि कंपनी में बहुत अच्छी हो गई और बहुत शानदार चलने लगी है। बाकी ये दोस्तों, मेरी तो इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ अच्छी बनी है तो उससे तो भविष्य में आपको, आपने अगर ले रखे शेयर तो होल्ड रखिए। फिर भी आपकी मर्ज़ी है, आप निकालना चाहे प्रॉफिट हो तो आप बुक कर लीजिए, निकालना चाहे निकल सकते हैं। और अगर आप ओवर रेट करना चाहे आप कर सकते हैं, टोटल आपकी मर्जी है, मैं तो उससे कोई फोर्स नहीं है। तो आज दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी से। तब तक इस चैनल में बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।